नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। मुद्दे की बात में आज बात करेंगे राहुल गांधी की। जी हाँ, आज राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। हालांकि कुछ दिनों पहले उनकी सदस्यता पर रोक लगा दी गई थी। और बात अगर की जाएगी सदस्यता की, तो गुजरात के एक सेशन कोर्ट ने मोदी के सरनेम के विवाद में उनको 2 साल की सज़ा दी थी। उसके बाद में हाई कोर्ट ने उस सज़ा को बरकरार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस सज़ा पर रोक लगा दी है। और आज उसी के तहत राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता है वो बहाल कर दी गई है। कांग्रेसियों में थोड़ा सा उत्साह है और राहुल गांधी को फिर से वो संसद में देखने का आज उन्होंने अनुभव पाया। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नागपुर महिला कांग्रेस की नैश नुसरत अली, जो कि महिला अध्यक्ष है शहर की और काफ़ी युवा कार्यकर्ता है और काफ़ी तेज तर्रार कार्यकर्ता है। मैम, जो ये फैसला आया हुआ है और उसके बाद में आज राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की गई, क्या कहेंगे, क्या आपके वर्ड्स रहेंगे? नरेंद्र मोदी जी के अहंकार की हार हुई है और सत्य में जयते जो हम कहते हैं, तो आज सत्य की विजय हुई है। क्योंकि राहुल गांधी केवल एक वायनाड के सांसद नहीं है, वो एक भारत के एक आम आदमी की एक आवाज़ है जो संसद तक पहुंचती है, जो कि वो जिगर रखता है संसद में हर सच्चे एक मुद्दे को उठाने का। तो आज कहीं ना कहीं मैं सच बता रही हूँ, दिल से मैं इतना खुश हूँ कि आज हमारा संविधान जिंदा है। मतलब इतनी बुरी तरीके से टारगेट बनाना राहुल जी को, जिस तरीके से 137 दिन जो आपने कहा उनको पार्लियामेंट के बाहर रखना, ये केवल उनको पार्लियामेंट से बाहर रखने की बात नहीं है। वायनाड की जनता ने जो उन्हें चुन करके जो एक सांसद बना के वहाँ भेजा, उसके साथ जो हम सारे युवाओं की जो एक आवाज़ है, इस देश की आवाज़ को कुचलने का काम इस तानाशाह सरकार ने किया है। जो रीज़न दिया गया कि मोदी सरनेम के ऊपर में उन पर गुजरात में सेशन कोर्ट में एक मुकदमा चला, उसके बाद में उस निचली अदालत ने जो 2 साल की उनको सज़ा सुनाई, उसके बाद में हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में फिर से उस सज़ा को बरकरार रखा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सज़ा पर रोक लगा दी। क्या ये संवैधानिक नहीं था, आपको लगता है? ये बिल्कुल भी संवैधानिक नहीं था, क्योंकि आज तक का ये रिकॉर्ड हो गया है कि देश में पहली बार किसी को ऐसे मामले के लिए हाईएस्ट सज़ा सुनाई गई। क्यों सुनाई गई, हमें इस पर बात करनी चाहिए। आपने 2 साल ही क्यों, 2 साल 6 महीने भी कर सकते थे, या 1 दिन भी अगर कम करते तो उनकी सदस्यता रद्द बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि नरेंद्र मोदी ही नहीं, पूरी भाजपा सरकार बैकफुट पे आ चुकी है राहुल गांधी की वो ललकार की वजह से, जो उन्होंने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई। पूरी तरीके से डरती है बीजेपी पार्टी। तो आप खुद सोचिए, जो मामला 4 साल पुराना था वो अचानक से आया, और जिसने ये अर्जी दाखिल की थी गुजरात में, फिर उसी ने जाकर उस पर स्टे ले लिया। स्टे लेने के बाद क्या हुआ कि राहुल जी ने जैसे 20,000 करोड़ का मामला उठाया और नरेंद्र मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड्स की फ़ोटो दिखाई, तो उसके तुरंत ताबड़तोड़ उन पे बैन लगा दिया गया, उनकी सदस्यता रद्द कर दी। ये सीधा सीधा केंद्र सरकार का भय है। और मैं आपको फिर से कहूँगी, ये तानाशाह जो ये चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक डर तो लगता ही है, और बीजेपी सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है। किस बात का डर, अगर डर की बात की जाएगी तो किस बात का डर? क्योंकि जिस तरह से विकास के बातें भारतीय जनता पार्टी के तरफ से की जा रही है और केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है, किस बात से डरी हुई है, आपको ऐसा लगता है? नीरव मोदी पे जवाब क्यों नहीं दे रही बीजेपी सरकार? कुछ ऐसे मित्र क्यों हैं नरेंद्र मोदी जी के, जिनकी कंपनियों का एक्सपीरियंस पर्टिकुलर टेंडर्स के लिए नहीं है, फिर भी उनको वो टेंडर्स दिए जा रहे हैं? भारत में अपनी खुद की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनीज हैं, उनको टेंडर कोड ना करते हुए प्राइवेटाइज हो रहा है। एयरपोर्ट से लेकर के बहुत सारी चीज़, LIC, मतलब देयर इज़ नंबर ऑफ थिंग्स। हम किसी एक चीज़ को लेकर के नहीं बोलते हैं। हमारा ये कहना है
कि हमें मुद्दों पे बात करनी चाहिए। मुद्दों से भटकाने वाली ये केंद्र सरकार है। आप जीडीपी पे बात नहीं करते, आप बेरोजगारी पर बात नहीं करते, महिला सुरक्षा पर आप बात नहीं करते, तो फिर आप बात किस पर करेंगे? एक तो फिर वो इंसान होता है जो अपने मैं में जीता है, जो मैं छोड़ता ही नहीं, खुद की मैं करते करते वो बकरी बन जाता है। मैं क्या होता है? ये देश हमसे चलता है, ये देश हमारा है। ये जिस तरीके से मोदी जी अपनी मैं करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो देखिए ये मैं करने का टाइम नहीं है, ठीक है ना? ये बकरी के ऊपर छोड़ दीजिए। हमें मिल के क्या करना है? भारत हमसे बनता है, मैं से कभी नहीं बनता। और राहुल गांधी जी की जो आवाज़ है वो पार्लियामेंट में हम सबकी आवाज़ बन के वहाँ जाती है। नैश मैम, अगर इन सारी चीज़ों की बात की जाएगी, 137 दिन पीछे चलते हैं जब उन्हें सज़ा सुनाई गई। आप जैसे जो कार्यकर्ता थे, युवा उत्साही जो कार्यकर्ता थे, आपको हमेशा हमने देखा है बुलंद आवाज़ करके महिलाओं के लिए, वो चाहे देश हित में हो या सामाजिक हित में हो, वो सारी चीज़ें आप उठाती है। आप जैसे कार्यकर्ता कितने हाथ हुए थे कि उनको सज़ा सुनाई गई थी, हाई कोर्ट ने भी उसको बरकरार रख दिया था? क्या डर लग रहा था इन सारी चीज़ों को देखते हुए? तकलीफ हुई थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी कि इस देश का प्रधानमंत्री जो कहता है 56 इंच का सीना है, जिसके पास पूरे देश की मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, उसके बाद वो राहुल गांधी जी से डर गया और इतना हल्का कदम। मुझे दुख हुआ था, तकलीफ हुई थी, लेकिन मैं हारी नहीं, क्योंकि मैं उसी राहुल गांधी की कार्यकर्ता हूँ, उसी कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ जो डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं और हार मानेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद और एक जोश भी था। राहुल जी ने जिस तरीके से हम सब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था कि हमें लड़ना है, चाहे मैं पार्लियामेंट के अंदर बोलूं, चाहे पार्लियामेंट के बाहर बोलूं, लेकिन हमें जनहित में करना है, भारत के हित में, देश के हित में हमें करना है। तो मनोबल तो नहीं गिरा, क्योंकि कहते हैं जिस तरीके से कि घायल शेरनी और भी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो राहुल गांधी जी हमेशा एक बात कहते हैं कि कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता बब्बर शेर होता है। तो हमने हमारा मनोबल बिल्कुल गिरने नहीं दिया, क्योंकि हमें भरोसा था हमारे राहुल जी सही है, और आज भी कहीं ना कहीं संविधान जिंदा है हमारे साथ। हमेशा अगर बात की जाएगी सत्ता पक्ष की, तो गांधी परिवार पर कटाक्ष किया जाता है, हमेशा टारगेट किया जाता है जी। और कई सारे जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है टूट पड़ते हैं। चाहे राहुल गांधी की अगर भारत जोड़ो यात्रा ले लीजिए आप, या फिर वो किसी किसानों से मिलने के लिए जाते, या फिर किसी गैरेज में बैठकर वो लोगों से बात करते, आम लोगों से मिलना उन्होंने अभी शुरू कर दिया है, जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा ली। क्या लगता है आपको कि ये सारी चीज़ें इनके 2024 में जनता इन्हें आएगी? देखिए, जनसंपर्क करना, एक आम व्यक्ति से कनेक्ट करना, एक आम युवा की, एक आम महिला की क्या पीड़ा है, अगर उसको राहुल जी अगर समझना चाहते हैं तो इनके पेट में क्यों दर्द होता है? आम मुझे बताइए, राहुल जी जब हरियाणा गए, किसानों के साथ जब उन्होंने बीज बोया, वहाँ पे धान बोया, जिस तरीके से आपने कहा वो मैकेनिक स्टोर पे गए, वहाँ पे उन्होंने खुद बनाने की कोशिश की गाड़ी को, तो वो उस व्यक्ति को, उसका जो प्रोफेशन है, वहाँ से वो उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। आपको याद होगा राहुल जी ने 2-3 साल पहले एक बात कही थी, ये जो देश है ये माइक्रो इंडस्ट्री जो होता है, जो छोटा व्यापारी होता है इस देश का, जो केवल एक दुकान लेकर के चलाता है, वो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। क्योंकि आज भी हम उतने लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि हम प्लास्टिक पेमेंट्स कर सकें। जी। तो आज भी हमारे यहाँ पे 70-80% कैश में ही व्यापार होता है। जी। काफ़ी लोगों के बैंक खाते नहीं होते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते, तो वो क्यों नहीं भरते हैं? एक ऐसा भी दुकानदार, एक ऐसा भी व्यापारी होता है जो मालिक भी वही होता है, नौकर भी वही होता है। बिल्कुल। तो राहुल जी वहाँ तक पहुँचे हैं। अब मैं आपको इसमें नरेंद्र मोदी जी की एक बात बताती हूँ। नरेंद्र मोदी जी कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? भारत के हैं, ठीक है? भारत के लोगों ने उनको चुन करके दिया है।
उन्होंने अपनी मेजोरिटी में अपनी सरकार बनाई है, लेकिन जब उनको भारत के आम लोगों से मिलना है तो वो जेट प्रूफ सिक्योरिटी, ब्लैक कमांडोज लेके जाते हैं। जी। ठीक है ना, राहुल जी वैसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते हैं तो लोगों से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। जी। तो ये फर्क क्यों? जब हम भारत के नागरिक हैं और आपको भारत के लोगों ने वोट दे करके यहाँ तक पहुँचाया है, तो उनके साथ ये दुर्व्यवहार क्यों? सिंपल पूछना चाहती हूँ मैं। 2024 की अगर बात की जाएगी तो क्या अब ये समय आ गया है कि 2024 में जो इंडिया का जो गठबंधन जो बना हुआ है उसमें मुख्य चेहरा राहुल जी को रखना चाहिए? क्या लगता है कांग्रेस वालों? देखिए, जो एक लीडरशिप जो होती है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि देश में और लोग नहीं हैं। ऐसी मांगे हो रही है। देखिए, सबकी, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, जी। सबका अपना अपना एक हक होता है। जैसे मैं जितना राहुल जी को देखती हूँ, पढ़ती हूँ, समझती हूँ, वो एक युवाओं की आवाज़ ही नहीं है, वो एक बुजुर्ग की दुआएं भी है, उनके लिए एक माँ की ममता की छाया भी है। एक देश की तकलीफ जो होती है वो व्यक्ति समझ सकता है, और सबसे ज़्यादा अन्याय के खिलाफ जो आवाज़ उठा सके बेबाकी से, वो केवल एक ही नाम है, राहुल गांधी। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। भारत जोड़ो यात्रा में मैं जब राहुल जी से मिली, मैंने राहुल जी से कहा कि महिलाओं के जो मुद्दे होते हैं उस पर हमें बात करनी है, किसानों के मुद्दे हैं उस पर हमें बात करनी है। आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने मुझसे जो भी डिस्कस किया, शाम को वहाँ पर एक बड़ी सभा लगती थी, उसमें उन्होंने मुझसे जो डिस्कस किया वो पॉइंट को भी रखा। जी। तो मेरा मनोबल तो बढ़ गया ना। वो कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता तक पहुंचना चाहते हैं, और इनफैक्ट वो पहुंच चुके हैं हर कांग्रेस के कार्यकर्ता के दिलों तक। ये सबसे बड़ी जीत है, और आने वाला समय बताएगा कि राहुल जी से ज़्यादा सक्षम शायद ही और कोई हो। फिर भी ऐसी बात क्यों आती है? अगर भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात की जाएगी तो भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से राहुल गांधी निकले हुए थे, कन्याकुमारी से निकलते कश्मीर तक की यात्रा करते, उस पर विपक्ष प्रहार करता है, सत्ता पक्ष पर प्रहार करता है, और कई सारे दल जो होते हैं कई तरह की प्रतिक्रिया आती है, लेकिन आम इंसानों से जुड़ना, आम इंसानों की बात सुनना, क्या इस देश में अब ये चलन राहुल जी लेके आए? बिल्कुल। देखिए, जब राहुल जी ने ये यात्रा शुरू की तो बीजेपी के काफ़ी सारे लीडर्स, काफ़ी सारे नेता उनकी टी शर्ट पे बात करने लगे, उनके जूते पे बात करने लगे। 8 दिन नहीं चल पाएगा बंदा, इस तरीके के मैसेजेस ट्रोल किए गए। लेकिन राहुल जी ने ठान लिया था कि मुझे मेरे भारत को जोड़ना है, क्योंकि इस भारत को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू या अलग अलग नए सोशल मीडियाज़ के थ्रू जिस तरीके से तोड़ने की कोशिश की गई, उसको अगर जोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो केवल और केवल राहुल गांधी ने किया है। बीजेपी क्यों आक्रामक हुई इतनी ज़्यादा? क्योंकि उन्होंने जब देखा कि जन सैलाब आ चुका है, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, हर कोई राहुल जी के साथ चलना चाहता था, तो वो चीज़ें जो कनेक्ट हो रही है पीपल टू पीपल, बिकॉज डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, आज राहुल जी लोगों तक पहुंच चुके हैं। क्या लाभ होगा इन सारी चीज़ों का, या फिर लाभ हुआ है कांग्रेस के नज़रिए से अगर आप देखते? बिल्कुल, मैं आपको इसका आंसर देती हूँ। देखिए, सबसे बड़ा जो चुनावी रिजल्ट आया अभी कर्नाटका में, क्लीन स्वीप, इन्होंने क्या नहीं बोला वहां पे, मतलब ये बजरंग बली जी को भी इसमें शामिल कर लिए। आप मुझे बताइए, बजरंग दल और बजरंग बली जी का कंपेयर हो ही नहीं सकता भाई। बजरंग बली एक भगवान है, वो लोगों के दिलों में रहते हैं, और बजरंग दल एक ऑर्गेनाइजेशन है। यानी आप सत्ता पाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, यानी आपने भगवानों का भी इस्तेमाल करना चालू कर दिया। ये क्या हो रहा है? मतलब आपको हार स्वीकार नहीं, किसी के ऊपर भी आप पर्सनली जाके आप कटाक्ष करते हैं,
ये ओछी राजनीति है। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बचपन से राजनीति देख ही रही हूँ। मैंने राजनीति का स्तर कभी इतना निचला नहीं देखा था जो मैंने आज देखा है। मतलब पर्टिकुलरली बीजेपी ने एक काम फिक्स कर दिया है, जैसे गांधी परिवार पे अटैक करना है तो उनकी नेता, भले ही वो महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, उनको रख दिया है कि आपको सिर्फ यही काम करना है। मणिपुर के बारे में उनको कुछ नजर नहीं आया, कुछ नजर नहीं आया। लेकिन मुझे लगता है अब ये काम मणिपुर की महिलाओं को ज्यादा तेजी से मिलेगा, क्योंकि रागा इज बैक इन फ्लोर। उस पर भी आएंगे। आप 2016 से कांग्रेस से जुड़ी हुई है, किन बातों को देखते हुए आपने कांग्रेस का दामन थामा और धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ी? वही अगर भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात की जाएगी तो कैसा सफ़र था वो, कि अगर आप एक आम इंसान के नज़रिए से आप उसको देखें, उस पर भी काफ़ी सारे प्रहार होते, कटाक्ष होते कि वो सारे कार्यकर्ता सिर्फ कांग्रेस के थे। मतलब अगर महाराष्ट्र से कुछ कार्यकर्ताओं को उठाकर वहाँ पर लेके जाए तो सिर्फ कांग्रेसी की भीड़ थी, वहाँ पर आम जनता थी नहीं। आप वहाँ उसका हिस्सा थे। एक आम इंसान की हैसियत से हमें बताइए कि क्या थी वो भारत जोड़ो यात्रा? आप मेरा फेसबुक उठा के देख लीजिए, मैंने वहाँ पे आम लोगों से बात की। जी जी। मैं यात्रा के साथ चलती थी, लेकिन जैसे जैसे वहाँ लोग मिलते थे मैं उनके साथ बातें करती थी कि काका तुम्ही कसे आले इकडे, तो वो मुझे बोलते थे अब देश में परिवर्तन की लहर है। अच्छा। एक दांडी यात्रा हुई थी, ये भारत जोड़ो यात्रा है। तो जिस तरीके का मतलब मुझे लोगों से कनेक्टिविटी मिली, आप मुझे बताइए हमारी जितने भी वर्कर्स हैं सब नोंदनी की हुई है। हमारे यहाँ जो अध्यक्ष भी चुना जाता है वो वोटिंग के जरिए चुना जवाब जाता है जो सवाल उठाने वालों को। जी, तो मैं ये कह रही हूँ कि हम रूलर से गए, हम वहाँ पे किसानों से मिले, एसिड अटैक विक्टिम से मिले, हर जगह हमने लोगों से कनेक्ट किया। सुबह के 5:30 पौने 6 बजे हमारी यात्रा बिल्कुल तैयार हो जाती थी और एग्जैक्ट 6 बजे हमारी यात्रा निकल जाती थी। लोग सुबह 4 बजे से भैया वहाँ पर लाइन लगा के खड़े थे कि इस देश का युवा नेता कब यहाँ से गुजरेगा और वो कब उसको एक नज़र भर के देख ले और उससे अपनी पीड़ा वो बता सके। ये थी भारत जोड़ो यात्रा। इतना सरल था सत्ता पक्ष का सवाल करना या फिर उस पर उंगली उठाना या फिर सवाल दागना कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर राहुल गांधी जैसे नेता कश्मीर तक करते हैं। इतना सरल था भारत जोड़ो यात्रा वहाँ से लेकर वहाँ तक की सफलतापूर्वक करना, और जिस तरह से सवाल उठते हैं। देखिए, बीजेपी सरकार का एक ही काम है, सवाल करना, सवाल उठाना, जबकि सवाल हमें उनसे करना है। सवाल सत्ता से किया जाता है, सत्ता पे बैठे हुए लोगों से किया जाता है, लेकिन वो सवाल राहुल गांधी से ही करते हैं, वो सवाल हमसे ही करते हैं। सत्ता में कौन है? आप है जी। आप मुझे बताइए कि एक व्यक्ति जो भारत को जोड़ने के लिए निकला है, आप उस पर उल्टे सीधे आरोप लगाते रहे। लेकिन राहुल गांधी जी की वो हिम्मत, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं भी नेशनल प्लेयर हूँ, लेकिन अचानक कितने साल बाद इतना ज़्यादा चलना, एक दिन में हम 30 से 35 किलोमीटर हम चलते थे जी। आसान नहीं होता है कुछ भी, लेकिन जैसे वो लोग हमसे कनेक्ट होते थे, हौसला बढ़ता सर, आप यकीन नहीं करेंगे, हौसला बढ़ता, एक अजीब सा एक जज्बा आता था और लगता था कि बस अपने देश के लिए कुछ कर गुजरूं और चलते रहूं। मेरे पैरों में छाले पड़ चुके थे, पैर कट चुके थे, बहुत सारी मुश्किलें आई हैं। अचानक से पूरा शेड्यूल चेंज हो गया था, रात को 3 बजे उठना पड़ता था और फिर वो सारी सब चीज़ें, और हमें हमारे जो हमारा पॉइंट होता था वहाँ पे, जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ पहुँचना पड़ता था, लेकिन सब कुछ टाइम टेबल के हिसाब से चलता था। आप यकीन नहीं करेंगे सर, मेरे साथ कुछ ऐसे बुजुर्ग भी चल रहे थे, नागपुर की तो 35 महिलाएं चल रही थी मेरी, जो मेरी कार्यकारिणी में काम करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, एक हस्बैंड वाइफ थे, वुमेंस का कैंप अलग था, जेंट्स का अलग था। तो एक अंकल सुबह नॉक करते थे, बेटा अनाश, मैं बोलती थी जी अंकल, वो आंटी को कहना इंसुलिन ले ले पहले जल्दी से। अच्छा। तो मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस देखा है, यू वोंट बिलीव, रोंगटे खड़े होते हैं। अच्छा। माय मदर वाज ऑन बेड, बट मेरी मदर ने कहा तुम जाओ भारत जोड़ो यात्रा में, और ये देश के लिए है, तुम सिर्फ एक माँ की केयर कर पाओगे घर में रह करके, लेकिन वहाँ पर
राहुल जी ने जो एक संकल्प लिया है उसको और मजबूत करो। तो लाइक मेरा फैमिली सपोर्ट बहुत ज़ोरदार था, और हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष है संध्या दाई सवा लाखे, उन्होंने ज़बरदस्त महिलाओं को सपोर्ट किया। नाना भाऊ पटोले जी की जो एनर्जी थी, और यहाँ पे भी जैसे हमारे विकास भाऊ ठाकरे हैं, या हमारे अतुल भाई कोटेजा जी हैं, अभिजीत भाऊ वंजारी जी हैं, उमेश डांगे जी हैं, मतलब जितने भी नेता थे, मतलब एक अलग से एक पावर बूस्टअप मिला। चाहे नितिन राउत जी क्यों ना हो, विलास मतलब, अब सभी ने एक चीज, एक नई लहर चल रही थी, जिस लहर में तिरंगे ही तिरंगे नजर आते थे। मतलब कांग्रेस को भी जोड़ के रखा है, मतलब मजबूती के साथ में। पूरी करेक्ट। नैश, बात करेंगे अभी मणिपुर जैसी घटना पर। बहुत दुखद घटना है। पिछले कुछ महीनों से काफ़ी हालात गंभीर है समुदाय के बीच में, हालांकि ये है, लेकिन जो वीडियो जो वायरल हुए उसके बाद में हमने आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी देखा। एक घटना ऐसी होती है जिसमें महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता है, उनका क्या हुआ क्या नहीं, वो 2 महीने बाद वो वीडियो बाहर आता है। कैसा लगता है ये जब सुनते हो आप खुद नेता हो और आप महिलाओं में जाते हो, आप महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हो, क्या लगता है? अल्फाज नहीं है मेरे पास। तकलीफ वर्ड बहुत छोटा है, बेइज्जत करना बहुत छोटा है। उसको जीते जी उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसके जिस्म की नुमाइश नहीं हुई, उसकी आत्मा की नुमाइश। वो केवल 2 महिलाएं नहीं थी, वो पूरे विश्व की महिलाओं का जिंदा रह करके उनका कत्ल किया गया, उनकी इज्जतों का कत्ल किया गया। 4 मई की वो घटना, 18 तारीख को एफआईआर हुई, एफआईआर लॉन्च नहीं की गई। ब्रेन सिंह का एक ऑडियो एक नेशनल चैनल पे वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे तो 100 केसेस आ चुके हैं, क्या वो ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर उनमें से कोई उनके घर की बेटी होती? कर सकते थे? नहीं। स्मृति ईरानी, महिला और बाल विकास मंत्री, जब उनकी बेटी के ऊपर किसी ने टिप्पणी की थी, 12 घंटों के अंदर उन्होंने नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज कहाँ गई वो? एक महिला हो करके उन्होंने उस पीड़ा को नहीं समझा। सर, जिस वक्त ये वीडियो आया, मैं हैदराबाद जा रही थी, आई वॉज इन ट्रेन, मेरी पूरी रात नहीं कटी, मैं एक एक पल वेट कर रही थी, मैं कब हैदराबाद पहुंचूं और मैं रिटर्न वापस आ जाऊँ। मैं वहाँ पहुंची और मैं तुरंत 2 घंटे में निकली। मैंने मेरा काम भी नहीं किया, मैं जिस काम से गई थी। पता नहीं कैसे कैसे वो लोग इतने बड़े पदों पर हैं और मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। मतलब उनको पर्टिकुलरली एक सेगमेंट दिया गया है, शूट आपको इसी पर ही बोलना, स्टॉप आपको इस पर नहीं बोलना। दैट मीन्स व्हाट? यू पीपल, यू पर्टिकुलर बीजेपी के पॉलिटिशियंस रिमोट से ऑपरेट हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर कहां था? ब्रेन सिंह कर क्या रहे थे? मतलब ऐसा तो हमारे देश में शायद पहले कभी नहीं हुआ। एक महिला होने के नाते बताइए कि कितना सुरक्षित महसूस करते हैं ऐसे हालातों में जब, और वही अगर राजनीति से हट के अगर बात की जाएगी तो दुर्भाग्य लगता है कि एक 2 महिलाओं को इस तरह से घुमाया जाता है, उनके वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के तरफ से एक भी महिला सामने आकर खुद बोलती नहीं है या फिर उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करती नहीं। ये शायद दुर्भाग्य लगता है। बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी पार्टी में बहुत सारी महिला सांसद हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, लेकिन उनके अंदर की आत्मा जो एक महिला की, वो मर चुकी है। उनका दाह संस्कार 2014 में हो चुका है। उन महिलाओं की आत्मा का दाह संस्कार, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2014 में ही हो चुका है। क्योंकि ये जिस तरीके की जो घटना हुई है इस देश में, मैं कुछ ऐसी महिलाओं से मिली हूँ जो कि राजनीति से कहीं भी कनेक्टेड नहीं, लेकिन वो उस दिन आंदोलन में आई। बिल्कुल पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राजनीतिक दल के साथ 18 संगठनों ने वहाँ पर आ करके समर्थन दिया
और 12 संगठनों में अपने फ़ोन करके बताया कि हम भी आपके साथ हैं और हमारा भी नाम उस समर्थन उसमें डाल दीजिए, हम किसी कारणवश नहीं आ सकते। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सभी के घर में माँ बहन बेटियां हैं। आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाना किससे, पहले ये बताओ। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुल के कहती हूँ, बेटी अगर बचाना है तो बीजेपी के नेताओं से बचाना है। मतलब जिस तरीके से निर्वस्त्र करके उनका एक जुलूस निकाला गया, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था बॉस? आत्मा मर गई ब्रेन सिंह की, शर्म आती है मुझे, उन्हें तो तुरंत रिजाइन दे देना चाहिए। मतलब महिलाओं की बेहुरमती बेइज्जत जो किया गया उसके ऊपर आप राजनीति करते हो। 2019 के जब चुनाव हुए, पुलवामा अटैक हुआ, देश के प्रधानमंत्री ने शहीद सैनिकों के नाम पे वोट मांगा। ऐसा क्यों किया गया? जो 2 लेडियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उसमें से एक औरत जो थी, उसका पति कारगिल युद्ध में जंग जीता है देश के लिए। उसका क्या स्टेटमेंट आता है? शर्मनाक है नरेंद्र मोदी जी के लिए। वो ये कह रहा है मैं देश की सुरक्षा तो कर पाया लेकिन अपनी पत्नी की इज्जत की सुरक्षा नहीं कर पाया। आप कैसे प्रधानमंत्री हैं? थोड़ी तो आप में मतलब शर्म बची होनी चाहिए। ब्रेन सिंह को शर्म करनी चाहिए। स्मृति ईरानी क्या कर रही है? निर्मला सीतारमण भी तो एक औरत है। मतलब ये फिर तो ये क्लियर है ना कि बीजेपी की विचारधारा सिर्फ आरएसएस से चलती है, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा खुद ये कहती है कि महिला केवल एक इस्तेमाल की वस्तु है, इसीलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मॉनसून सत्र स्टार्ट होने के पहले प्रधानमंत्री 8 मिनट 26 सेकंड बोले, केवल 36 सेकंड उन्होंने मणिपुर पे बोला, उसमें भी राजस्थान, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ को भी उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया। मतलब इतनी छोटी सोच है आपकी, इतनी छोटी सोच। महिला कांग्रेस की बात करते हैं महाराष्ट्र में। आप इस राज्य से बिलोंग करते हैं और नागपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं। किस तरह से रहेगा आने वाला सिनेरियो अगर पॉलिटिक्स का देखा जाता है तो? फिलहाल राजनीतिक जो हालात है यहाँ पर बहुत बिखरे हैं। एनसीपी, शिंदे गुट और बीजेपी ने सत्ता बना ली है। ऐसे में कांग्रेस एकमात्र अभी विकल्प बची हुई है लोगों के पास में, जो सीधे तौर पर कांग्रेस से, जो सत्ता पक्ष से नाखुश है लोग, वो लोग कांग्रेस से जुड़ सकते। तो किस तरह से आपके राजनीतिक ये रहेंगे आगे? देखिए, कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस बहुत मजबूत उभर के आ रही है। आपस में टकराव भी बहुत है नागपुर में। देखिए, वो अपना व्यक्तिगत होगा, लेकिन मेरे तो सभी के साथ अच्छे टर्म्स हैं। मुझे नागपुर महिला कांग्रेस में काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती, सभी लोग कोऑपरेट करते हैं। आज कांग्रेस की स्थिति महाराष्ट्र में नंबर 1 पे है, ठीक है ना। जो बीजेपी के साथ चले गए वो तो उनके बारे में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, जिधर दाम उधर हम, ठीक है। उनका खुद का क्या अस्तित्व है? कांग्रेस को सबसे कम आंका गया था कि सबसे कम सीट्स, लेकिन आज वही सबसे ज़्यादा सीट्स है। और आने वाला समय जो होगा वो कांग्रेस का ही होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जो जनता है वो कांग्रेस विचारधारा की ही है। लेकिन कुछ चीज़ें बदलाव आता है, जैसे देश की जनता ने बदलाव करके बीजेपी को लाया, लेकिन आज लोग त्रस्त हैं। इसी तरीके से अभी जिस तरीके से हमारे आदरणीय हमारे जो लीडर हैं नाना भाऊ पटोले साहब जी, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और सभी नेता, किसी एक नहीं, बहुत एक मुस्तैदी से काम हो रहा है। सीनियर्स को भी लाया जा रहा है, युवाओं को जोड़ा जा रहा है, काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं। हमारी महिला कांग्रेस की जो अध्यक्षा हैं संध्या सवालाखी जी, उन्होंने इतनी युवा महिलाओं को सिटी का प्रेसिडेंट बनाया है कि आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमें एक्टिव लोग चाहिए और हमें क्वांटिटी ऑफ वर्क की बात नहीं है, क्वालिटी ऑफ वर्क वी नीड।
नेक्स्ट, महिलाओं की भागीदारी की अगर बात की जाएगी तो राजनीति में महिलाएं आ रही है, आप है, आपका दल है, सारी चीज़ें महिलाएं दिखती हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं, हालांकि स्थानिक जो महानगर पालिका है, जिला परिषद के, इसमें 50% आपको आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन वही बात विधानसभा और लोकसभा की जब आती है तो कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव होता है। क्या इस भेदभाव को कांग्रेस इस बार दूर करेगी, ऐसा लगता है आपको? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यूपी ले जाती हूँ, क्योंकि युवाओं की बहुत जरूरत है आप जैसे आंदोलन की, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी, इसलिए सवाल मेरा जाए। नहीं, हम आपसे बिल्कुल अग्री करते हैं। ये एक सवाल मुझे और भी 2-3 लोगों ने पूछा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि केवल कॉरपोरेशन में ही नहीं, विधानसभा में भी महिलाओं को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि उनमें भी पोटेंशियल है। और जिस तरीके से मुझे लगता है कि कांग्रेस खुद भी इस बात पे अग्री करती है कि महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, तो वो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि हमारे आदरणीय अध्यक्ष खड़गे साहब भी इस चीज़ पर बहुत फोकस करते हैं, और राहुल जी तो हैं, सोनिया जी भी हैं। आपको याद होगा यूपी में जो चुनाव हुए थे अभी विधानसभा के, उसमें काफ़ी महिलाओं को टिकट दी गई थी। ये बात नहीं सोची गई थी कि वो चुन के आएगी या नहीं आएगी, लेकिन महिलाओं को भी आगे लाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। प्रियंका गांधी की वजह से वो सारी जी, और प्रियंका गांधी महिलाओं का पक्ष बहुत अच्छी तरीके से रख रही हैं, और मुझे भी लगता है कि महाराष्ट्र में भी काफ़ी महिलाओं को इस बार चांस मिलेगा। क्या कहेंगे जाते जाते कि जिस तरह के राजनीतिक हालात हो गए हैं और महिला कांग्रेस को जोड़ने का एक आपके तरफ उत्तरदायित्व है नागपुर में जी, हमारे चैनल के माध्यम से जाते जाते क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आज राहुल गांधी पर ही हमारी जो चर्चा हो रही थी, और राहुल आप कहीं ना कहीं इससे भी आपको प्रेरणा लेनी चाहिए आज के दिन से कि 137 दिन बाद फिर से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की गई, क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को? सबसे पहले तो मुझे आपने यहाँ पे बुलाया, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, और बहुत अच्छी रही मेरी आपके साथ ये गुफ्तगू। महिला कांग्रेस में हमें एक नई शक्ति के साथ और उभरना पड़ेगा, क्योंकि हम सब ने जो उम्मीद की थी, हमारे राहुल जी वापस पार्लियामेंट में आएंगे, आज वो सुनहरा दिन आ गया है कि हम महिलाओं की आवाज़ और इस देश में जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी आवाज़ उठाने वाला हमारा बब्बर शेर वापस आ गया है। तो बस मैं बहुत ज़्यादा आज खुश हूँ, और अल्फाज बहुत कम हैं, क्योंकि हर चीज़ आप अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते हैं। सो आई एम रियली हैप्पी, और मेरी महिला कांग्रेस की महिलाओं का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे हर लक्ष्य, हर प्रोग्राम, हर आंदोलन, हर उसमें एक ताकत की तरह उभरते हैं मेरे साथ। थैंक यू सो मच। तो 7 अगस्त 2023 का आज का दिन है, और आज का दिन हर कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए एक संजीवनी का काम कर रहा है, क्योंकि उनके नेता फिर से सदन में आ चुके हैं। राहुल गांधी पर बात हो रही थी नैश नुसरत अली से, जो कि नागपुर शहर की महिला अध्यक्ष हैं। कई सारे पॉलिटिकल हालात भी उनसे हमने बातचीत की, जिस तरह से सत्ता पक्ष का जो रवैया रहा उन्होंने खुलकर सारी चीज़ें बताई। लेकिन इस बीच में 2024 का जो इलेक्शन है और भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने बल दिया कि भारत जोड़ो यात्रा आखिर में क्या थी। आखिर राहुल गांधी ने जिस तरह से आम लोगों को भारत के एक एक करके जोड़ा है, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को आने वाले दिनों में होगा। तो मुद्दे की बात में आज इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी मुद्दे की बात में, तब तक के लिए नमस्कार।